Hello students, good morning. You are welcome in zoology classes by Dr. S. K. सैनी। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मैकेनिज्म की बात कर रहे थे, जिसमें अपने प्रीवियस वीडियो में एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर देखी और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर हमने स्टडी की, जिसमें यहाँ पर O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार होता है, इस बात को हमने पूर्व वीडियो में समझा। आज हम बात करेंगे कि रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, ब्रीदिंग में इन्वॉल्व है, वो किस प्रकार से गैसेज है और मसल्स है वो हेल्पफुल है, कौन सी मसल्स है वो इसके अंदर हेल्पफुल है और किस प्रकार से ये ब्रीदिंग हो रही है। तो ब्रीदिंग के केस में अपन कहेंगे देयर आर टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म फाउंड इन द ब्रीदिंग। फर्स्ट इज इंस्पायरेशन, सेकंड इज एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में जो टाइम लगता है, समय लगता है, वो यहाँ 2 सेकंड का, और एक्सपायरेशन में जो समय लगता है वो यहाँ पर 3 सेकंड का समय लगता है। तो एक ब्रीदिंग में अपन कह सकते हैं टोटल 5 सेकंड का समय लगता है। तो 1 मिनट में 12 टाइम ब्रीदिंग कर सकता है एक हेल्दी पर्सन है। बट यहाँ डिफरेंट कंडीशन में ब्रीदिंग की रेट है वो डिफरेंट हो सकती है। यहाँ मान लो अपन दौड़ के आए हैं तो उसमें ब्रीदिंग फास्ट होती है, अपन रेस्टिंग स्टेज में होते हैं तो ब्रीदिंग वो कम भी हो जाती है। तो एवरेज ब्रीदिंग ये 12 to 16 टाइम है वो माना गया है। अब मैंने कहा कि ब्रीदिंग में 2 टाइप की मसल्स यहाँ पर इन्वॉल्व है, जो कि एक रेस्पिरेटरी बास्केट के रूप में ये मसल्स पाई जाती है। यहाँ क्यों पाई जाती है? इसलिए कि लंग्स एक ऐसी स्ट्रक्चर है बॉडी की जहां पर किसी प्रकार की इसके अंदर कोई मसल्स नहीं होती, केवल कनेक्टिव टिश्यू से या एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई स्ट्रक्चर है। तो उसके एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंड होने के लिए या उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है मसल्स की। तो इसमें सपोर्टिंग मसल्स के रूप में, जिसे मेन रेस्पिरेटरी मसल्स भी कहते हैं, जिसे मेन ब्रीदिंग मसल्स भी कहते हैं, जो 2 टाइप की मसल्स है। एक इंटरकोस्टल मसल्स है, इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती है विच आर फाउंड इन बिटवीन द रिब्स, और दूसरे टाइप की मसल्स है विच फाउंड इन द डायफ्राम मसल्स नोन एज रेडियल मसल्स एंड आल्सो नोन एज फ्रेनिक मसल्स। डायफ्राम में जो भी, फ्रेनिक शब्द डायफ्राम के लिए कॉमन शब्द काम में लिया जाता है, जिसे फ्रेनिक शब्द कह रहे हैं, फ्रेनिक वर्ड कह रहे हैं। इसमें जो एंटर करने वाली नर्व होती है उस नर्व को अपने फ्रेनिक नर्व कहते हैं। ध्यान रखिएगा, फ्रेनिक नर्व अलग चीज है और फ्रेनिक मसल्स अलग चीज है। फ्रेनिक मसल्स जिसे रेडियल मसल्स भी कह रहे हैं। आपको बताया था कि रेडियल मसल्स एक वॉलंटरी टाइप की मसल्स है जो अपनी ऐच्छिक क्रिया, इच्छा के अनुसार भी कार्य करती है यहाँ पर। तो ये दोनों मसल्स कैसी काम करती है? नॉर्मल समय में जो डायफ्राम है उसका जो शेप है वो यहाँ पर डोम शेप्ड होता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉर्मल जो यहाँ केस है कि ये थोड़ी सी कैविटी है, ये थोड़ी सी कैविटी है, इसके अंदर डायफ्राम है वो इस प्रकार से यहाँ पर प्रेजेंट है। तो डोम शेप्ड है, इस शेप को अपन डोम शेप्ड कहेंगे। डोम शेप्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अब ये मसल्स में चेंजेस होने से कहाँ क्या क्या चेंजेस होता है यहाँ। तो सबसे पहले जो रिएक्शन हो रही है उसको अपन कहेंगे मैकेनिज्म हो रही है, इंस्पायरेशन हो रही है। इंस्पायरेशन कैसे हो रही है, क्या है? तो इंस्पायरेशन में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर एनवायरमेंटल जो गैसेज है वो यहाँ लंग्स के अंदर कंडक्ट हो रही है, लंग्स के अंदर फिल हो रही है। तो इस घटना को अपन कहते हैं इंस्पायरेशन। और इंस्पायरेशन या ब्रीदिंग जो हो रही है ह्यूमन के अंदर वो नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है। तो यहाँ पर कितना प्रेशर है कम हो जाता है जिससे कि ये ब्रीदिंग होती है। तो ये टोटल मैकेनिज्म अपन यहाँ पर देखेंगे। एक नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है जिसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की घटना घटित हो रही है। तो सबसे पहले ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द रेडियल मसल्स विल बी कॉन्ट्रैक्ट, देन डायफ्राम में डोम शेप्ड टू चेंज इनटू फ्लैट शेप्ड। तो ये डायफ्राम है जिसे अपन डोम डायफ्राम कहेंगे। ये डायफ्राम यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ये फिर यहाँ मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ। ये डायफ्राम यहाँ पर इस प्रकार से फ्लैट डायफ्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने कहा कि ये डायफ्राम था डोम और ये डायफ्राम यहाँ पर फ्लैट बन गया है यहाँ। तो डायफ्राम में यहाँ पर चेंज हो गया डोम टू फ्लैट, देन द थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम विल बी इंक्रीज। जैसे डायफ्राम चेंज होगा तो यहाँ पर जो ऊपर की कैविटी है इस कैविटी को आप कहोगे थोरेसिक कैविटी। तो इस थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम यहाँ पर, ये डायफ्राम इतना चेंज हो गया तो इतना वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया है। ये इस एरिया में अपन कह सकते हैं। यहाँ पूर्व में पहले कंडीशन ये थी तो अब डायफ्राम की कंडीशन ये हो गई, तो इतना वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो गया।
ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये ऊपर की डायरेक्शन और नीचे की डायरेक्शन है, जिसे अपन कहते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का कि डायफ्राम में जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रेडियल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ये वॉल्यूम किस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, तो ऑप्शन मिलता है आपका एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ऑप्शन मिलता है आपका डोर्सल वेंट्रल एक्सिस, ऑप्शन में मिलता है आपका दोनों में किसी भी अवस्था में हो सकता है। तो ऐसे जब ऑप्शन आता है तो आपका आंसर यहाँ पर होगा जो डायग्राम के द्वारा अपन यहाँ समझ रहे हैं कि जिसमें डोर्सल और वेंट्रल नहीं है, यहाँ पर एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस में वो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है यहाँ, तो आपका आंसर हो जाएगा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट चेंजेस आएगा यहाँ पर, जिससे थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इसी के रेस्पेक्ट में यहाँ पर साइमल्टेनियसली पल्मोनरी वॉल्यूम है, जो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। लंग्स का वॉल्यूम है, अंदर का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, इसे अपन पल्मोनरी वॉल्यूम कहेंगे। और जैसे ही पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। लंग्स के अंदर एयर प्रेशर है डिक्रीज होगा। पल्मोनरी वॉल्यूम और एयर प्रेशर है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शन करते हैं। वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज होता है यहाँ पर। अब इसके साथ ही यहाँ पर दूसरी मसल्स है EICM में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, वो भी यहाँ विल बी कॉन्ट्रैक्टेड, देन द रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जैसे अपने रिब्स के बीच में मैंने कहा कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है, वो इंस्पायरेशन के समय जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगी तो रिब्स को सबसे पहले तो ऐसे इस प्रकार के ऊपर मूवमेंट करवाएगी। इस प्रकार अपन कह सकते हैं ये रिब्स है, ये रिब्स पहले ऊपर मूवमेंट करेगी और फिर यहाँ पर आगे की तरफ बाहर की साइड में मूवमेंट करेगी, तो ऊपर और यहाँ बाहर की साइड में ये मूवमेंट कर रही है। तो इस प्रकार का जो मूवमेंट हो रहा है रिब्स का, जिसमें रिब्स भी आउटवर्ड मूवमेंट कर रही है, जिससे यहाँ पर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम और इंक्रीज हो रहा है। रिब्स मूवमेंट करने से तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वो यहाँ पर कैसा होता है, तो डोर्सल और वेंट्रल साइड में इंक्रीज होता है। यहाँ एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब रिब्स बाहर की साइड में मूवमेंट कर रही है, स्टर्नम बाहर की साइड में मूवमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम यहाँ इंक्रीज हुआ तो किस डायरेक्शन में हुआ, तो यहाँ डोर्सल और वेंट्रल, क्योंकि यहाँ बाहर की साइड में आई, जैसे बाहर की साइड में आती है तो ये यहाँ वेंट्रल साइड में आई और डोर्सल साइड में, तो डोर्सल वेंट्रल जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है यहाँ। तो जैसे डोर्सल वॉल्यूम है या वेंट्रल वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है, तो स्टर्नम भी उस समय क्या है, आउटवर्ड मूवमेंट करेगा और अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट करेगा, जिससे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम और इंक्रीज हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर देखिएगा डायफ्राम के कारण, रिब्स के कारण और स्टर्नम के कारण ये सब क्या है, आउटवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं। और जैसे ही आउटवर्ड मूवमेंट करेगा तो अंदर जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और कलेक्टिवली जिससे लंग्स के अंदर जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होगा। पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा, तो 1 से लेकर 3 mmHg प्रेशर है यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। इसके कारण क्या होता है, बाहर के जो एनवायरनमेंट है वहां पर जो गैसेज है वो 760 mmHg के साथ में पाई जाती है। तो ये गैसें जैसे ही वहां ज्यादा प्रेशर है, लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर है गैसेज है वो मूवमेंट करेगी, कंडक्ट करेगी और लंग्स के अंदर बढ़ जाएगी। तो इस क्रिया को, इस घटना को, इस इवेंट को अपन इंस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। और एक नॉर्मल पर्सन के अंदर, हेल्दी पर्सन के अंदर इसमें 2 सेकंड का टाइम लगता है। तो इस बात को इंस्पायरेशन कहेंगे। तो ये बात आपके समझ में आई होगी कि एनवायरनमेंट पे जो गैसेज है वो किस प्रकार से लंग्स के अंदर भरती है। जैसे ही गैस भर जाती है तो उसके बाद में तुरंत यहाँ पर अल्टरनेट एक्सपायरेशन होता है। एक्सपायरेशन 3 सेकंड का टाइम लेता है, इनएक्टिव प्रोसेस है, इसमें किसी प्रकार की एनर्जी यूज नहीं होती है। तो इसमें होता क्या है, एक्चुअल में इसमें कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। पहली बात यहाँ पर एनी टाइप ऑफ मसल्स यहाँ विल बी नॉट कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन। तो यहाँ आप ये बात समझे। तो इसमें क्या होगा, रेडियल मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी और EICM में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो रिलैक्स होगी
होगी यहाँ पर, जैसे ही वो रिलैक्स होगी तो इसमें यहाँ पर सबसे पहला चेंजेस आएगा कि जो डायफ्राम में फ्लैट शेप्ड हुआ था, ये डायफ्राम में वापस गया है, यहाँ पर डोम शेप्ड हो जाएगा, और डोम शेप्ड होने से डायफ्राम क्या है, यहाँ ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस है उसका मूवमेंट करेगा, जिससे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का जो वॉल्यूम है अंदर का थोरेसिक कैविटी का वो वापस कम होगा, और इसके साथ में पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम होगा, जिससे पल्मोनरी प्रेशर है अंदर बढ़ेगा, और स्टर्नम है वो भी इनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, रिब्स भी इनवर्ड मूवमेंट करेगी, जिससे प्रेशर इंक्रीज होगा लंग्स के ऊपर, और लंग्स के अंदर जो भरी हुई गैसें है वो गैसें बाहर की साइड में मूवमेंट करेगी, एक्सपेल कर देगी। तो इस प्रकार से ये घटना जो घटित होती है, इस घटना को अपन कहते हैं यहाँ पर एक्सपायरेशन की घटना कहते हैं। तो इस प्रकार इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों क्रियाएं यहाँ पर संपन्न होती है। तो इंस्पायरेशन मैंने कहा एक एक्टिव प्रोसेस है, और एक्सपायरेशन एक क्या है, यहाँ पर इनएक्टिव प्रोसेस है। इसके बाद में ये बात थी एक नॉर्मल ब्रीदिंग की। दूसरी बात एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मान लो नॉर्मल न होके फोर्सफुल ब्रीदिंग यदि हो रही है, बहुत ज्यादा यहाँ पर बल लगा के बलपूर्वक ब्रीदिंग हो रही है, तो यहाँ पर क्या चेंजेस होता है। तो बलपूर्वक ब्रीदिंग या इंस्पायरेशन भी होता है ब्रीदिंग में, और बलपूर्वक या एक्सपायरेशन भी होता है। तो बलपूर्वक ब्रीदिंग के दौरान यहाँ पर इंस्पायरेशन की घटना जब घटित होगी, ध्यान रखना आपको, इंस्पायरेशन की जब घटना घटित हो रही है तो उसमें क्या चेंजेस आएगा, तो रेडियल मसल्स प्लस EICM, इसके साथ में एक मसल्स और काम करेगी, इसे अपन कहेंगे एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स, इन तीनों मसल्स में एक साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। जैसे ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तो अब वही यहाँ पर घटना घटित हो जाएगी। यहाँ कब, जब बलपूर्वक अपन श्वास ले रहे हैं अंदर, तो उस समय यहाँ तीन प्रकार की मसल्स काम कर रही है, एक रेडियल मसल्स, एक EICM और एक एब्डोमिनल मसल्स है। एब्डोमिनल जो मसल्स है, एब्डोमेन की जो मसल्स है, सर्कुलर है, लॉन्गिट्यूडिनल है, ऑब्लिक जो मसल्स है, उनमें एक साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डायफ्राम क्या है, यहाँ पर फ्लैट से थोड़ा और हल्का नीचे चला जाएगा, जिसके कारण थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और अपन ज्यादा से ज्यादा गैसेज है वो अंदर ले पाएंगे। स्टर्नम बहुत ज्यादा है वो बाहर निकल जाएगा, रिब्स भी क्या है थोड़ी सामान्य से ज्यादा बाहर निकल जाएगी, जिसके कारण अधिक से अधिक अपन श्वास ले पाएंगे, या अंदर फेफड़े में ज्यादा से ज्यादा गैसेज भर पाएंगे। इस घटना को अपन इंस्पायरेशन कहते हैं, और ये घटना भी क्या एक प्रकार की एक्टिव प्रोसेस की घटना है। यहाँ ऐसे ही आप कहोगे बलपूर्वक या फोर्सफुल, इसको मैं कहूंगा यहाँ पर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। इसी प्रकार बलपूर्वक एक्सपायरेशन हो, एक्सपायरेशन की घटना हो, तो उसमें क्या होता है, तो बलपूर्वक एक्सपायरेशन होता है तब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो रेडियल मसल्स है और EICM है, इनके अंदर तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन जो था वो यहाँ रिलैक्सेशन होगा, यहाँ अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, रिलैक्सेशन। इसमें जैसे ही रिलैक्सेशन होगा तो साथ में यहाँ पर जो एक मसल्स और थी IICM, इसके साथ में एब्डोमिनलिस मसल्स, एब्डोमेन की मसल्स जो है, इन दोनों मसल्स के अंदर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पर क्या घटना घटित होगी, तो वापस से जो फ्लैट डायफ्राम था वो अंदर की तरफ मूव करेगा, और डोम शेप्ड बन जाएगा, डोम ज्यादा बन जाएगा, रिब्स ज्यादा अंदर चली जाएगी, और उससे स्टर्नम भी थोड़ा क्या है आवश्यकता से ज्यादा अंदर चला जाएगा, जिससे लंग्स के ऊपर प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, पल्मोनरी प्रेशर है वो यहाँ पर इंक्रीज होगा, और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो यहाँ पर कम हो जाएगा, और इसके साथ में प्रेशर जैसे इंक्रीज होगा और वॉल्यूम यहाँ पर कम होगा तो गैसेज क्या प्रेशर के साथ में बाहर आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये घटना घटित हो रही है। तो एक्सपायरेशन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है IICM और एब्डोमिनल मसल्स का, तो इसलिए ये भी एक प्रकार से एक्टिव प्रोसेस है, और इसमें यहाँ पर एटीपी यूज में आती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन और फोर्सफुल इंस्पायरेशन दोनों ही जो इवेंट है, दोनों ही यहाँ पर एक्टिव प्रोसेस इवेंट है, और दोनों में ही एटीपी यूज होती है।
है। लेकिन जब अपन नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे थे तो थोड़ा डिफरेंसेस था। नॉर्मल ब्रीदिंग में जब यहाँ इंस्पायरेशन हो रहा है तो वो एक एक्टिव प्रोसेस थी, और जब एक्सपायरेशन हो रहा था तो एक इनएक्टिव प्रोसेस थी, जहां पर किसी प्रकार की एनर्जी है वो यूज में नहीं आ रही थी। तो ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी। यहाँ तो ये एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्लियर होता है यहाँ कि किस प्रकार से नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है और किस प्रकार से यहाँ पर फोर्सफुल ब्रीदिंग हो रही है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है, या क्वेश्चन ग्राफ का यहाँ पर बना लेते हैं कि कई बार वॉल्यूम का ग्राफ और प्रेशर के ग्राफ के हिसाब से कैसे इंस्पायरेशन हो रहा है और कैसे एक्सपायरेशन होता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ समझना जरूरी है। यहाँ एक ग्राफ बनाए और इसमें अपन बात करें किसी प्रकार के प्रेशर की इंस्पायरेशन की बात करें, यहाँ पर तो वॉल्यूम की बात करें तो इंस्पायरेशन जब होता है तो ध्यान रखिएगा इस ग्राफ के अंदर ये एक मान लो सेंटर एक्सिस अपन ले, ये सेंटर एक्सिस है। यहाँ पर जब इंस्पायरेशन होता है तो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ये ग्राफ यहाँ पर बनाए, कोई भी यहाँ डाटा लेके बनाए कि कितना वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से ये वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ये इसका ट्रांजिशनल फेज है। यहाँ अधिकतम वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज होगा, इसके बाद में ये घटना घटित हुई, फिर एक्सपायरेशन जैसी होगा तो यहाँ पर ये वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा वापिस यहाँ पर। तो इस प्रकार का बेल शेप्ड ग्राफ बनता है। ये ग्राफ जो बेल शेप्ड ग्राफ बन रहा है, यहाँ बेल आकार का ग्राफ यहाँ पर बन रहा है। तो ऐसे ग्राफ में यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि ये स्लोप जो अपवर्ड मूवमेंट कर रही है स्लोप है, ये क्या शो कर रहा है। तो आपका इंस्पायरेशन शो कर रहा है। ये जो स्लोप है यहाँ पर जो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है तो इसे क्या शो कर रहा है, इसे आपको एक्सपायरेशन शो कर रहा है यहाँ। तो ब्रीदिंग के केस में यहाँ ये ग्राफ बना के आपसे पूछ सकते हैं कि ए क्या है, ए कौन सी घटना है और बी कौन सी घटना है। तो आप कहोगे यहाँ पर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की यहाँ पर इवेंट है वो ए और बी। ये किसके रेस्पेक्ट में बनाया गया ग्राफ है, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में यहाँ पर बनाया गया ग्राफ है। इसी प्रकार प्रेशर के रेस्पेक्ट में यहाँ पर ग्राफ बनाए कि सपोज करो प्रेशर है यहाँ, ये मान लो 0 प्रेशर है, इसके बाद में नीचे -1 -2 और -3 प्रेशर है, ऊपर यहाँ पर +1 +2 और +3 प्रेशर है। यहाँ प्रेशर के रेस्पेक्ट में यहाँ पर ग्राफ बनाया गया। तब देखिएगा जब इंस्पायरेशन की घटना हो रही है तो मैंने कहा प्रेशर है वो डाउन होता है। यहाँ जो नॉर्मल प्रेशर था वो 760 mmHg, एनवायरमेंटल के अंदर सभी गैसों का जो दाब है वो 760 mmHg है। लेकिन ह्यूमन के अंदर जो ब्रीदिंग हो रही है वो नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग हो रही है, तो उसमें वहां पर वॉल्यूम जब यहाँ इंक्रीज होगा तो उसके साथ में इंक्रीज होगा तो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज हो जाता है, लगभग यहाँ पर 3 mmHg तक। जैसे ही ब्रीदिंग स्टार्ट हो रही है, इंस्पायरेशन स्टार्ट हो रहा है, तब आप देखिएगा यहाँ पर है ये इस प्रकार से स्लोप नीचे की तरफ जाता है और 1 से 3 mmHg यहाँ पर यहाँ गिर जाता है ये। तो इस प्रकार का यहाँ जो स्लोप बनता है ये इंस्पायरेशन को शो कर रहा है यहाँ पर। तो इसको अपन कहेंगे ये क्या शो कर रहा है, ये क्या है, तो इसे कहेंगे इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन है उसको प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे ही अब उसके बाद में एक्सपायरेशन होगा तो प्रेशर वापस इंक्रीज होगा। तो ये क्या है, ये स्लोप क्या शो कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ ये जो स्लोप है ये शो कर रहा है, इसे कहेंगे एक्सपायरेशन, एक्सेलेंट ऑफ द गैसेज, और ये यहाँ पर इंस्पायरेशन। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि ये गैसेज है, इसमें बता रहा है कि गैसेज लंग्स के अंदर भर रही है, ये बता रहा है कि गैसेज है वो लंग्स से बाहर निकल रही है ये। तो इस प्रकार के ग्राफ से कोई क्वेश्चन बना के आपसे कोई भी एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं जहां तक समझता हूं कि ये बात आपके यहाँ समझ में आई होगी। इसके बाद में एक क्वेश्चन और बनता है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल है, इससे क्वेश्चन बनता है प्रेग्नेंट फीमेल। प्रेग्नेंट फीमेल में यहाँ पर ब्रीदिंग कैसी होती है, तो नॉर्मल टाइप से अपन कहेंगे ब्रीदिंग को होने के आधार पर या मसल्स के यूज के आधार पर इसे 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ब्रीदिंग को अपन कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग, सेकंड ब्रीदिंग को अपन कहते हैं थोरेसिक ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग का मीनिंग है कि यदि ब्रीदिंग करते समय डायफ्राम का रोल ज्यादा है तो इसे अपन एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहेंगे। जो सामान्य ब्रीदिंग होती है, नॉर्मल ह्यूमन के अंदर ब्रीदिंग होती है, वो एक एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है। यदि एब्डोमेन के अंदर डायफ्राम जो है उसका रोल किसी कारणवश कम हो जाता है तो ब्रीदिंग का जो प्रेशर है, जो ब्रीदिंग का वेट है वो पड़ता है किस पर, रिब्स के ऊपर और इंटरकोस्टल मसल्स पर। यदि यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल से ब्रीदिंग कर रहा है तो करवा रहा है तो इसे अपन कहेंगे यहाँ थोरेसिक ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं।
थोरेसिक ब्रीदिंग होती है वो शॉर्ट ब्रीदिंग होती है, बार बार अपन श्वास ले रहे हैं, श्वास लेने और छोड़ने की दर है उसमें ज्यादा होती है, जबकि एब्डोमिनल ब्रीदिंग है उसमें क्या है, श्वास लेने और छोड़ने की दर है वो कम होती है, लंबे श्वास अपन इसमें ले सकते हैं। तो मैंने कहा प्रेग्नेंट फीमेल है उसमें क्या होता है, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर है, जैसे ही मान लो कि ये एब्डोमिनल पार्ट है, इसके अंदर ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम इस प्रकार से प्रेजेंट है, और इसमें यूट्रस के अंदर यहाँ पर सपोज करो बेबी यहाँ प्रेजेंट है, कोई भी बेबी प्रेजेंट है, तो ये बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, इस कारण क्या होगा, डायफ्राम में थोड़ा ऊपर रहेगा, यहाँ जैसे ही इंस्पिरेशन होगा तो डायफ्राम में पूरा यहाँ फ्लैट नहीं हो पाएगा, फ्लैट ना हो पाने के कारण क्या एब्डोमिनल का रोल है वो कम हो जाता है, जिससे यहाँ पर ब्रीदिंग में क्या होगी, किससे होगी, यहाँ पर इंटरकोस्टल मसल्स का रोल यहाँ पर बढ़ जाता है, तो इस कारण इसमें ब्रीदिंग है वो शॉर्ट होती है और बार बार ब्रीदिंग होती है इसमें। ऐसी ब्रीदिंग को अपन कहेंगे यहाँ थोरेसिक ब्रीदिंग है, इस ब्रीदिंग को थोरेसिक ब्रीदिंग कहते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन है कंडीशन के बेस पर पूछ लेते हैं यहाँ पर कि एक प्रेग्नेंट फीमेल में ब्रीदिंग किस प्रकार की होती है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर थोरेसिक ब्रीदिंग होती है। ऐसे ही अपन देखें हॉलीवुड के अंदर, या मान लो कोई पर्सन ऐसा है जो सिंगर है, जो गाना गाने का शौकीन है और गाना गाता रहता है ऐसे, तो सिंगर में आपने देखा है कि लंबे टोन यहाँ प्रदर्शित करते हैं, किसी एक आवाज को लंबे समय तक, लंबे सांस तक क्या उसी टोन में बोला जाता है, तो उसमें फिर ये लंबी टोन बोलने के लिए डायफ्राम का ज्यादा यूज किया जाता है। तो किसी प्रकार के जो सिंगल टाइप के व्यक्ति होते हैं उनके अंदर जो ब्रीदिंग होती है उसमें डायफ्राम का ज्यादा यूज होता है, और इसके कारण ऐसी ब्रीदिंग को एब्डोमिनल ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। ऐसी ब्रीदिंग को अपन एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। तो ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई है कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग क्या है और यहाँ थोरेसिक ब्रीदिंग क्या है। डिफरेंट पर्सन के अंदर इस प्रकार की ब्रीदिंग होती है। योगा के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा अपन क्या है, डायफ्राम की ब्रीदिंग, डायफ्राम की एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, जिससे लंबे सांस लेके अपन प्राणायाम के द्वारा अपन कह सकते हैं, अनुलोम विलोम के द्वारा अपन श्वास जब ले रहे हैं जिसमें डायफ्राम की एक्टिविटी को लंबे समय तक अपन बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या श्वास लंबे लंबे लेते हैं और जिसके कारण कम श्वास लेने पड़ते हैं। तो उसमें अपन एब्डोमिनल ब्रीदिंग है उसकी कैपेसिटी को अपन ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या है श्वास है वो अंदर ज्यादा देर के रुक सके। तो ये बात है एक यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग और फोर्सफुल ब्रीदिंग है आपके यहाँ पर समझ में आई होगी। या तो अब आप आगे इस वीडियो को है वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें यहाँ पर, और ज्यादा से ज्यादा है इस वीडियो को एक बार दो बार आप देखें, या तो जिससे क्या इसकी मैकेनिज्म है वो समझ में आ जाए। इसे ग्राफ पे आप विशेष ध्यान दें क्योंकि यहाँ ग्राफ का क्वेश्चन है स्पेशली पूछते हैं, और इस वीडियो को अपन आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में कंटेंट को रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।